गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बस क्लियर क्या क्या स्ट्रीम्स होती हैं उसके बारे में सौरभ सर बहुत अच्छे से बता चुके हैं। हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि आपको 11th में क्या सब्जेक्ट लेना है। पहले अपन डिस्कस करना है स्टार्ट कर, सबसे पहले हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों को अपनी लाइफ जीनी कैसे है। आप अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब आप बेसिकली अपनी लाइफ में क्या काम करके अर्निंग करना चाहते हैं। जैसे कि आजकल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चलता है कि बच्चे को उसके पैशन को जीने देना चाहिए, राइट। किस किस का क्या क्या पैशन है बताओ आप में से। सबका कुछ ना कुछ पैशन होगा ना। जिसका ये पैशन है, मैं यूट्यूबर बनना चाह रहा हूँ, हाँ सही, क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना है, कुछ तो होगा अलग हट के कुछ पैशन। किसी का पैशन होगा मेरे को सोना बहुत पसंद है, मुझे खाना बहुत पसंद है, जैसे मैं बहुत फूडी हूँ दिख रहा हूँ। तो सबका अपना अपना पैशन होता है। पैशन को लेके सबसे बिटर ट्रुथ ये है, आपके पेरेंट्स आपसे जो बड़े हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनको आपके पैशन से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो बड़े होने के बाद में आपको गरीब नहीं देखना चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। इंडियन क्रिकेट टीम में कितने क्रिकेटर्स हैं? 11, एक्स्ट्रा मिला के 5-6, टोटल आईपीएल में मिला के 200-250। इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 पे आ गए। ऑफिशियल डेटा तो नहीं है बट नंबर 1 है। फिल्म इंडस्ट्री में कितने एक्टर्स हैं सक्सेसफुल? 20, 25, 30, 40, 100, 200। सिंगर्स 100-200। और इंडिया में कितने पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट जो बहुत फेमस है, तो अच्छा अर्न कर रहे हैं, जिनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगती हैं? 100-200। तो यही डेटा सब जगह चल रहा है। अब आप कंपटीशन सोचो थोड़ा सा। आप +140 करोड़ इन द इंडिया, आउटसाइड भी तो है, कनाडा, अमेरिका, लंदन, वहां भी इंडियंस हैं जो फिर से इंडिया आते हैं। उन सब में से ये 200 के अंदर सेलेक्ट होना बहुत आसान है और बहुत टफ। इम्पॉसिबल तो नहीं, बहुत आसान है, बहुत टफ। बताओ एनीवन, बोलो बोलो। ये अपने वो प्रवचन सभा नहीं है कि तुमको सुनिए, इंटरेक्शन करना है आप लोगों को हमारे साथ। आप इंटरेक्शन करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आगे करना क्या है। सब्जेक्ट तो बहुत बात का मैटर है, बहुत आगे का मैटर है। इंडिया के अंदर वैसे भी 65% लोग जो हैं वो 11th-12th में जो सब्जेक्ट परस्यू करते हैं, उन जो एकेडमिक्स उनका होता है और जो प्रोफेशन उनका होता है उसमें बहुत बड़ा गैप है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मेरे प्रोफेशन और मेरे एकेडमिक्स में बहुत बड़ा गैप है। इंडिया के अंदर चीज़ बहुत बहुत बड़ी है। तो आप सब्जेक्ट तो बाद में चूज करोगे, पहले आपको ये सोचना, सबसे बड़ी चीज़ है सोचना जरूरी कि आपको जब ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, जब आप सोशल लाइफ में आओगे तो आप अर्निंग किस तरीके से करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हो, आप किस जगह पर जाके अपनी लाइफ का आगे का पार्ट जीना चाहते हो। किसी को लगता है मेरे को कानपुर में रहेगी आगे का लाइफ परस्यू करना है, किसी को लगता है मेरे को उदयपुर जाऊंगा, किसी को लगता है बॉम्बे जाऊंगा, बेंगलोर जाऊंगा, वट एवर, कहीं ना कहीं तो जाना। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर जगह जाओगे तो वहां जाके करोगे क्या। किसी ने कुछ सोचा आपने से कि मेरे को एक्सपेक्टेड जगह, किसी को लगता है मेरे को यूएसए शिफ्ट होना है, मैं अमेरिका में रहना चाहता हूँ। एनीवन? इसने कुछ तो सोचा होगा। यस दिया, आप बताओ। कुछ नहीं सोचा? ओके, तो सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें हम लोग आगे पीपीटी में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे कि विच इज बेस्ट, आप कॉमर्स लीजिए, आप ह्यूमैनिटीज लीजिए, आप साइंस लीजिए। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि बेनिफिट्स ऑफ साइंस क्या है 11th-12th में, जो मेरे साथ भी चीजें हैं, काफी सारे वो डिस्कस करेंगे अपने साथ। जैसे मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है, तो इंजीनियरिंग के अंदर जो ब्रांच होती है उस ब्रांच को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि सबसे जो ऊपर की ब्रांच है वो है मैकेनिकल। क्योंकि एक मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को जो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, उसको कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाया जाता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको मशीन भी पढ़ाई जाती है, उसको ऑटोमोबाइल भी पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी देते हैं। सेकंड नंबर पे जो ब्रांच इंजीनियरिंग में हायरार्की के अंदर ली जाती है वो ली जाती है इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन कंप्यूटर साइंस, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अब कुछ सब ब्रांचेस और आ गई।
तो हम लोगों को यही बताया जाता था, हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है कि एक मैकेनिकल पढ़ा हुआ आदमी आगे जाके किसी भी फील्ड के अंदर काम कर सकता है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो, चाहे वो डिज़ाइन का फील्ड हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल का फील्ड हो। मैकेनिकल वाला जो इंजीनियर है वो आगे जाके कहीं पर भी काम कर सकता है। तो ये तो बात 100% ट्रुथ है कि अभी आप लोगों को दिमाग में बिल्कुल भी फिक्स और फाइनलाइज नहीं है कि आप लोगों को आगे जाके किस तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव करना। आप में से 1% ऐसे भी लोग होंगे, और वो भी इसलिए होंगे कि उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, शायद तो पेरेंट्स से उनके डिस्कशंस होते होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा कि आगे क्या करना है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए उसके पहले हमें डेटा देंगे, बहुत बेसिक सा डेटा है, इनको तो सब जानते हैं। इस डेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग हुए उनकी क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या है। इन्होंने बैचलर्स डिग्री करी है आर्किटेक्चर में। रतन टाटा जो है वो चेयरपर्सन ऑफ द टाटा इंडस्ट्रीज। मिस्टर अंबानी ही इज द केमिकल इंजीनियर, और मास्टर्स डिग्री जो करी है वो इन्होंने करी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मिस्टर नारायण मूर्ति, इनको पहचानते हैं आप लोग? एनिमल इन्फोसिस का नाम तो सबने सुना है। आईआईटी से बैचलर तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप। शार्क टैंक इंडिया देखते हैं सब। पीयूष बंसल इंजीनियरिंग कर रखी है। देन आईआईएम बेंगलोर से मैनेजमेंट में डिग्री की। पराग अग्रवाल फॉर्मर सीईओ ऑफ द ट्विटर, सुना हुआ इनके बारे में? अभी ये तो 370 करोड़ आप नेटवर्थ देख रहे हो, इट्स द सैलरी एक्चुअली। मतलब इन्होंने नौकरी करके ना, जॉब करके फिर 370 करोड़ रुपए कमाए। इन लोगों को जानते हो? मिस्टर अक्षर जैन, आईआईटी गुवाहाटी से। रोमन सैनी को जानते हैं आप? अनअकैडमी को बहुत अच्छे से जानते हैं। जानते हैं अनअकैडमी? अनअकैडमी के पीछे जिसकी थॉट है वो है रोमन सैनी, जो कभी भी फ्रंट में नहीं आती। वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, बहुत बेसिक सी वीडियो होती है। इसमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बहुत सिंपल सा, कार में बैठ के या घर के सोफा पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं सिंपल से। बट जो अनअकैडमी के पीछे का पूरा थॉट है वो रोमन सैनी। इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एट द एज ऑफ 17 और 18 इन्होंने प्री मेडिकल्स क्लियर कर दिए। फाइनल ईयर्स में जब ये थे, तो जब फाइनल ईयर कंप्लीट हो रहा था, उस समय यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया। मेरे फोटो इसलिए लगी, और बहुत कम एज के अंदर ये एसडीएम में, और 6 महीने में अपनी यूपीएससी सर ने से बताया कि आप कलेक्टर भी बन जाओगे, आप आईएएस भी बन जाओगे, फिर भी आपकी पसंद का, आपका इंटरेस्ट का वर्क अगर आप नहीं करोगे तो आपको आईएएस की जॉब भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो 6 महीने 8 महीने उन्होंने आईएएस की जॉब से क्विट कर दिया। देन ही स्टार्टेड हिज ओन वेंचर अनअकैडमी, और आज हम सब लोग जानते हैं अनअकैडमी किस जगह पर है। अंडरस्टैंड? दिस इज अबाउट द डॉक्टर्स। कुछ ये डेटा है कि जो डॉक्टर्स है तो सबके काम करता है, कोई ऐसा है जिसके डॉक्टर से काम ना पड़े? आप में से कभी न कभी किसी न किसी रिगार्डिंग डॉक्टर के पास तो आपको जाना ही जाना। ऑनलाइन डॉक्टर्स भी अवेलेबल है आजकल, आपको पता है? इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात अभी चल रही थी, तो मैं सॉरी बोलूंगा, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट में दिक्कत आजकल ये हो गई कि आजकल ऑनलाइन सर्विसेज तो प्रोवाइड होती है। जैसे मेरे जैसा आदमी है जिसको अपना रिटर्न फिल करना है, तब मुझे सीए के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे एक छूट देता है कि आप इस पर्टिकुलर डेट के पहले अगर अपना रिटर्न फिल कर देते हो, जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा तो कमाते नहीं है, 2 करोड़ 5 करोड़ का रिटर्न तो है नहीं, 5 लाख तो एक जो नॉर्मल पर्सन है जिसका 8 लाख 10 लाख पर एनम अगर उसका सैलरी है, उसका रिटर्न फिलअप करना है, तो एक पर्टिकुलर डेट के पहले उसका रिटर्न फिलअप कर देगा, तो उसके इनकम टैक्स के रिटर्न का किसी तरह का ऑडिट नहीं है। और आजकल काफी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं जो आपको आपके रिटर्न फिलअप करने में हेल्प करते हैं। वो बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं, 200 रुपीज 300 रुपीज। आपको अपना पूरा डेटा फिलअप करना है और आपका इनकम टैक्स रिटर्न पूरा फिलअप। लेकिन डॉक्टर्स के केस में भी कुछ ऑनलाइन ऐप अवेलेबल है, लेकिन वो फर्स्ट मीटिंग फ्री देते हैं। आपको पता है ना चीज कि आज की तारीख में आप इंडिया में बैठे हुए, मतलब कहीं पर बैठे हुए वर्ल्ड के किसी भी डॉक्टर को एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन। आपका टेलीफोनिक उनसे कन्वर्सेशन होता है, बट द फर्स्ट मीटिंग इज फ्री, सेकंड मीटिंग आपकी चार्जेबल, और आप समझ भी नहीं सकते डॉक्टर के प्रोफेशन को। हम में से कोई ऐसा है जो यूट्यूब पे देख देख के डॉक्टर बन जाए?
आप सोचिए, यूट्यूब पे देख के डॉक्टर बनना, इलॉन मस्क इंजीनियर बने यूट्यूब पे देख के। इलॉन मस्क का नाम सुना हुआ है सबने? इलॉन मस्क के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है इंजीनियरिंग, उन्होंने किताबें पढ़ के घर पे और इंजीनियरिंग पढ़ी, बट डॉक्टर इज नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ डेटा है रिगार्डिंग द साइंस सब्जेक्ट। अब साइंस सब्जेक्ट आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें देता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 पिलर्स हैं इसमें। नई टेक्नोलॉजीज के बारे में हमको साइंस सब्जेक्ट सोचने के लिए मजबूर। मैंने क्लास में भी आपके ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि जानवरों में और इंसानों में क्या फर्क है, याद है किसी को? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड द क्रिएचर्स, एनिमल्स? क्या डिफरेंस है बताओ? वो भी खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, वो भी सेफ शेल्टर ढूंढते हैं, हम भी सेफ शेल्टर ढूंढते हैं। उनके भी बच्चे वगैरह होते हैं, हमारे भी, उनकी भी एक छोटी सी फैमिली होती है, हमारी भी होती है। बेसिक डिफरेंस क्या उनके और हमारे बीच में? ये मैंने क्लास में भी काफी बार डिस्कस किया है इस क्वेश्चन। एनीवन? यस अब्दुल? एक्सपेंडिचर अब एक्सपेंड करना है, राइट? बिना एक्सपेंडिचर भी तो हम जी सकते हैं ना लाइफ। काफी लोग हैं, बाबा बन जाओ आप। एक्सपेंडिचर है, इनपुट है। एनिमल्स में और इंसानों में बेसिक फर्क ये होता है कि हम लोग डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, एनिमल्स डेवलपमेंट नहीं सोचते। उनका फिक्स है, सुबह कुत्ता देखा अपने घर के आसपास, सुबह उठा, अंगड़ाई ली, इधर उधर गया, कुछ खाने को मिला, खाया, वापस अंगड़ाई ली और कार के नीचे सो गया। फिर उसको भूख लगी, किसी ने भगाया तो भाग के कहीं और जाके सो गया। इंसान अगर ये करने लग जाए तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो डेवलपमेंट होगा? साइंस हमको डेवलप करना सिखाता है कि हमको किस तरह से डेवलप करना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, साइंस में जितनी प्रैक्टिकलिटी है उतनी प्रैक्टिकलिटी किसी में भी नहीं हो सकती है। किसी में भी, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप 10th क्लास में साइंस है आप, तो उसमें आपको हर चीज प्रैक्टिकली पढ़नी और सोचनी पड़ती है कि थ्योरेटिकली पढ़ के सब याद हो जाता है। स्पेशली फिजिक्स थ्योरेटिकली याद हो जाता है सब कुछ। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डील सबसे ज्यादा आपको साइंस के साथ करना है। क्रिटिकल थिंकिंग आज के टाइम में सबसे हाईली पेड, अगर किसी कंपनी में कोई लोग हैं वो है क्रिटिकल थिंकर्स। आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है और आपने उस प्रॉब्लम को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करके अपने बॉस को रिप्रेजेंट कर दिया, आपका एक बहुत शानदार इम्प्लीमेंट लगे, अप्रिसिएशन। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो थी, साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट है। 11th क्लास में 11th क्लास के अकॉर्डिंगली वास्ट सिलेबस है, 12th में 12th के अकॉर्डिंग है, फिर जैसे जैसे हायर एजुकेशन में जाते हो आपको जितना सिलेबस एक पर्टिकुलर टाइम में पढ़ा जा सकता है उससे ज्यादा सिलेबस होता है और आपको सिलेबस उस पर्टिकुलर टाइम में कवर करना होता है। तो एक बहुत बड़ा सिलेबस बहुत कम टाइम में कवर करते करते हमारे अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है कि हम लोग क्रिटिकल थिंकर्स बन जाते हैं। मतलब बहुत टफ चीजों को हम लोगों को बहुत आसानी से सॉल्व करना सीख जाते हैं। डेवलपमेंट एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजन इन प्रेशर, बहुत बड़ा सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया, बहुत बड़ा सिलेबस। जैसे कि अब्दुल कलाम की बुक है विंग्स ऑफ फायर, अपनी की उड़ान, किसने पढ़ी हुई? उस बुक में एक लास्ट इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट में वो बेसिकली इंजीनियरिंग परस्यू करने का, अच्छा ये जो अभी अपन कैरियर ओरिएंटेड सेमिनार कर रहे हैं, ये सेम प्रॉब्लम मिस्टर कलाम के साथ भी थी। उनको बनना था एरोनॉटिकल इंजीनियर, तो उनको हवाई जहाज से बहुत ट्रेन था, उनको लगता था मैं हवाई जहाज से रिलेटेड करूंगा, एरोप्लेन से रिलेटेड करूंगा, और उन्होंने बीएससी कर ली। बीएससी खत्म करने के बाद उनको पता लगा कि एरोप्लेन से रिलेटेड कोई चीज करने के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ती। तब उन्होंने उनकी सिस्टर जो थी, उन्होंने उनके ऑर्नामेंट्स कहीं पे शायद बेच वगैरह किए और उनको पढ़ाया किया, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाया। उनकी इंजीनियरिंग का लास्ट का एक इंसिडेंट है कि कोई प्रोजेक्ट होता है इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर के अंदर, इसमें आपको प्रोजेक्ट बना के देना होता है। अगर वो प्रोजेक्ट सबमिट होगा तभी आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। तो कलाम साहब को कोई प्रोजेक्ट मिला होगा जो टाइम लिमिट दे रखी थी प्रोफेसर की तरफ से, उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा तो किया बट सही तरीके से बना नहीं पाया। प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हारे पास में 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में अगर तुमने प्रोजेक्ट सबमिट किया तो तुम्हारी डिग्री कंप्लीट होगी, अदरवाइज आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। 3 डेज में प्रोजेक्ट की जो पहले वाली गाइडलाइन थी वो 2 महीने। आप इमेजिन करो एक ऐसा प्रोजेक्ट उसको 2 महीने में बनाना था, उसके लिए उनको दोबारा से 3 दिन मिले। उनके प्रोफेसर की वर्डिंग से, उनके प्रोफेसर से सुबह जॉगिंग करके दोबारा से हॉस्टल कैंपस में आए, तो कलाम साहब जो थे अपने रूम के अंदर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे।
चुपचाप उनके प्रोफेसरों के रूम के अंदर आके उन्होंने प्रोजेक्ट देखा, तो उनके प्रोफेसर ने कहा कैसे कोई आदमी पूरी रात के अंदर 2 महीने का काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है। इसको कहते हैं कि डेवलपमेंट एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजन इन द प्रेशर, कि प्रेशर में आप गुड डिसीजन कैसे ले सकते हो। ये भी आपको कौन सिखाती है? साइंस। क्या क्या स्कोप है साइंस के अंदर? जो कोर स्कोप है, तो सबसे साइंस जो सब्जेक्ट है उसका जो कोर स्कोप है वो है साइंटिस्ट, रिसर्चर। जो बच्चा का बहुत इंटरेस्ट साइंस के अंदर, साइंस लोग दो तीन रीजन से लेते हैं। एक तो प्रेस्टीज पॉइंट से लेते हैं कि मेरे साइंस है, होता है ना कुछ लोगों को, मुझे साइंस का कह लूंगा। दूसरा ये होता है कि भाई ठीक है साइंस में स्कोप अच्छे हैं इसलिए लेते हैं। और तीसरा जो मेन चीज है वो है रिसर्च। तो आप साइंस लेके साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंटिस्ट कहाँ कहाँ बन सकते हैं? आप इसरो जा सकते हैं इंडिया में, नासा जा सकते हैं यूएसए में, डीआरडीओ का नाम सुना है? वो मूवी देखिए उरी तो देखी होगी। उसके अंदर वो बर्ड देखिए जो कैमरा बना, वो जिस ऑफिस में वो जाता है ना, क्या नाम है हीरो का, वो जो ऑफिस जो होता है वो डीआरडीओ का ऑफिस। राजस्थान में डीआरडीओ का ऑफिस जोधपुर के अंदर बनता है। डीआरडीओ का बेसिक काम ये है कि वहाँ पे साइंस स्कॉलर्स जो होते हैं वो लोग जाते हैं, वो इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, वो बीएससी से भी हो सकते हैं, एमएससी से भी हो सकते हैं, किसी और साइंस की फील्ड से भी हो सकते हैं। डीआरडीओ में जाके उनका सिर्फ एक काम होता है कि उनको नई नई चीजें बनानी है, इन्वेंशंस करनी है। बहुत अच्छी जॉब है, आप इमेजिन करो, आपको कुछ नहीं करना है, सुबह गए लैब खोली, लैब में इन्वेंशन किया, इन्वेंशन करना स्टार्ट किया, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नया इन्वेंशन करेंगे। कोई बर्डन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बहुत मजे वाला काम। अय्यर भाई को तो जानते हो सब लोग। देन द सेकंड इंजीनियरिंग। देखो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंजीनियर्स जो आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, और ये कहा जाता है कि इंजीनियरिंग में स्कोप खत्म है। आप मुझे बताओ कि आपने किस इंजीनियर को घर पे अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में देखा है? हर इंजीनियर कुछ ना कुछ काम कर रहा है, चाहे वो बड़ा काम कर रहा होगा, चाहे वो छोटा काम कर रहा है, चाहे वो कम कमा रहा है, चाहे वो ज्यादा कमा रहा है। इंजीनियर्स वो होते हैं जो किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर। इंजीनियर्स फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, सुशांत सिंह को आप लोग जानते हैं। इंजीनियर्स बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी हैं, ऑरेंज काउंटी में भी। तो इंजीनियर्स सब जगह हैं। तो इंजीनियरिंग कोई खराब, इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे इंडिया में ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन तो बहुत इजी मिल जाता है, पर इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है उसका डिफिकल्टी लेवल आईआईटी में भी उतना ही है, उस छोटे से कॉलेज में भी उतना ही है, एक मीडियोकर कॉलेज जो होता है उसमें भी उतना ही है। बात समझ आए? इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से बीएससी होता है, आप बीएससी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे तो बीएससी के लिए आपको बहुत अच्छे परसेंटेज बनाने पड़ेंगे, बहुत कॉम्पिटिशन एग्जाम देना, आपका सीयूटी का एग्जाम आ गया वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करना या फिर एक नॉर्मल कॉलेज से बीएससी करने में डिफरेंस क्या है कि एक नॉर्मल कॉलेज से जब आप बीएससी करते हो तो आपको पढ़ाने वाले उसी तरीके से मिलते हैं, फैसिलिटीज जो होती है, लैब में इक्विपमेंट्स होते हैं वो उसी तरीके की मिलेंगे। और आप डीयू से बीएससी करोगे, जैसे कि डीयू का कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज है सर, और सर कॉमर्स का है, किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम कर लो आप, श्रीराम कॉलेज से आप बीकॉम कर लो, किसी कंपनी में सीए से ज्यादा सैलरी होगी आपकी अगर आप वहां से बीकॉम करके आते हो। बात समझ रहे? तो इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना आसान है, पढ़ाई करना मुश्किल है, और आप किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो और आपने अच्छी इंजीनियरिंग पढ़ रखी है तो आपकी जॉब लगना तय है, अच्छी जॉब मिलेगी। देखो इंजीनियरिंग के अंदर परसेप्शंस क्या है? एमआईटी तो जो है वो सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपने यूट्यूब पे भी एमआईटी का वीडियो देखी होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एमआईटी देख के आए थे और एमआईटी देख के उनको लगा था कि एमआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस इंडिया में भी होने चाहिए, तब उन्होंने आईआईटीज एस्टैब्लिश किए। फिर सेकंड नंबर पे आईआईटीज आते हैं, एनआईटीज हैं, बिट्स पिलानी है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अपने कहां पर है पता है किसी को? बिरला के बारे में पिलानी गोवा, बिरला स्कूल भी है वहां पे, गोवा हो गया, दुबई हो गया, दुबई में भी है, दुबई में भी है, और एक शायद गोवा में भी है, बट ये मेन है बिट्स जो पिलाने वाला है। देन डीसी आप लोगों ने देखी 3 इयर्स दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये भी बेंचमार्क कॉलेज है जहां से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कॉमर्स की साइड है, कॉमर्स की साइड नहीं आ रही,
एमबीए करने वालों में सबसे ज्यादा परसेंटेज इंजीनियर्स है। आप अगर ढूंढोगे तो एमबीए करने वालों में सबसे ज्यादा परसेंटेज इंजीनियर्स है, और एमबीए करने वालों में सबसे ज्यादा जॉब जिसको मिलती है वो होती है गर्ल कैटेगरी, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड ब्यूटी। अ कंपनी वांट्स ब्यूटी विद ब्रेन। किसी कंपनी को कार लॉन्च करवानी है तो अपने ऐसे इंजीनियर को लॉन्च से कार लॉन्च करवाएगी जिसके पास लोग जाके देखें उसका। बात समझ आ रही? तो आप साइंस की स्ट्रीम लेके ये सारे कोर्सेज भी कर सकते हो, कोर्सेज आप कॉमर्स की स्ट्रीम लेके कर सकते हो। आईआईएम का आपको नाम सुना होगा। आईआईएम इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन है जहां से लोग मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या काफी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे आप लोगों ने बायजूस का नाम सुना है, जिस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो बायजूस के जो ऑनर है बायजूस रविंद्र, उन्होंने कैट में फर्स्ट रैंक किया है। तो बात अलग है, उन्होंने बाद में आईआईएम परस्यू नहीं किया, तो ठीक है, अपना अपना पैशन वाली बात रहती है, उनकी कैट में फर्स्ट रैंक है। अच्छा, आप लोगों ने देखा हो ना, काफी लोग होते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं, है ना। आजकल ये बहुत ज्यादा परसेप्शन है कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आपने कभी देखा कि मैंने उस कॉलेज, जिस कॉलेज को ड्रॉप किया वो कॉलेज कौन सी है? वो कॉलेज या तो आईआईटी होगी या आईआईएम होगी या दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी। वो ऐसी कॉलेजेस में जाके फिर उसको ड्रॉप करते हैं, तब जाके वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो ये माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं बनाना है कि मैं स्कूल ड्रॉप कर दूंगा या कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा ही बनूंगा। ये एक परसेंटेज डेटा है। आईआईएम अहमदाबाद के अंदर 73.97% इंजीनियर्स हैं, 1.80% अदर। आईआईएफटी एमबीए आईबी के अंदर भी 76%, आईआईएम बैंगलोर में 82%। तो मतलब जो मैनेजमेंट के कोर्सेज, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, उनके अंदर भी ज्यादातर लोग कहां से आ रहे हैं? साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। क्लैट, कोई मुझे बता सकता है क्लैट का जो एग्जाम है उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? तो क्लैट जो एंट्रेंस टेस्ट है, निवेदिता, सब्जेक्ट्स इन द क्लैट, आपको क्लैट करना है। मैथमेटिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड लीगल रीजनिंग। ये जो चारों सब्जेक्ट है, आप इमेजिन करके देखो, मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल आती है, मतलब आपने 10th तक जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पढ़े हैं उनका डिफिकल्टी लेवल राइज कर दिया जाता है क्लैट के एग्जाम में, तो आएगी अप टू 10th लेवल। रीजनिंग, जिसको अपन और क्या नाम से जानते हैं रीजनिंग को बताओ? आप लोगों ने, काफी लोगों ने रीजनिंग पढ़ी हुई है ना, बुक का क्या नाम था? मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी आप पढ़ोगे अगर अलग से तो ठीक है, स्कूल लेवल में आपको मेंटल एबिलिटी कभी नहीं पढ़ाई जाती। और जनरल नॉलेज का कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं होता, ना वो साइंस का होता है, ना कॉमर्स का, ना आर्ट्स का, किसी का भी नहीं होता। तो इस एग्जाम को देने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन जिन दो लोगों का फोटो आप देख रहे हो, ये दोनों के 11th 12th में साइंस का सब्जेक्ट। आफ्टर दैट ये लॉयर बने, जो ऊपर है वो तो अभी नहीं है, जो नीचे है मिस्टर अभिषेक मनु सिंह, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और इनकी पर ईयरिंग की पोस्ट पर, ये सब पेशी करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, पर ईयरिंग जो चार्ज करते हैं 22 लाख रुपीस पर ईयर, वो 10 लाख, जब एक बार कोर्ट जाएंगे आएंगे उसके 10 लाख। क्या दिखाई दिया? क्या क्या बताओ? आईपीएस, आर्मी एंड ये क्या किसकी है? ये कस्टम ऑफिसर्स की क्या है? नेवी की क्या है? तो जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए आपके लिए साइंस, आप साइंस का सब्जेक्ट लेके इजीली गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। जैसे कि सिविल सर्विसेज वो आपको बहुत अच्छे से उसको जानते हैं, आईपीएस, आईएएस, आरएएस, ये सारे सिविल सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में तो साइंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आपको पायलट बनना है, फिजिक्स और मैथ्स बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसमें। देन बैंकिंग सर्विसेज, फिर से बैंकिंग सर्विसेज में भी इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है। बैंक में जाइए और आपको जो नए जो लोग दिखेंगे बैंक में, आप उसका क्वालिफिकेशन पूछिए, 90% लोग ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से वहां पे आए हुए हैं। उसके बाद एक एसएससी का एग्जाम होता है जो इस क्लास में काफी बार डिस्कस कर रखा है, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, सीबीआई, एनआईए का फुल फॉर्म जानते हैं आप? नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। कहीं पर भी कोई टेररिज्म की कोई अकरेंस होता है
तो फिर बाद में उसकी जो जांच होती है आगे उसको दी जाती है, एनआईए को दी जाती है। नार्कोटिक्स जानते हैं आप लोग, ड्रग करते हैं सारा। कस्टम में भी इसी के थ्रू आपकी जॉब लगती है। स्टेट सर्विसेज, एसडीएम सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, आरएस, डीएसपी, अकाउंट्स ऑफिसर एक जॉब होती है, बहुत अच्छी जॉब। अकाउंट्स ऑफिसर का काम होता है कि आप जिस डिपार्टमेंट से हैं उस डिपार्टमेंट में जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है, पैसे का आना जाना जो भी हो रहा है, उसका हिसाब किताब अकाउंट्स ऑफिसर है। और अकाउंट्स ऑफिसर का एग्जाम देने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो सकते। स्ट्रीम कॉमर्स की है लेकिन ये काम कोई भी कर सकता। अभी तो बहुत अच्छी जॉब है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में पटवारी बोलते हैं। एक्साइज ऑफिसर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, आबकारी अधिकारी बोला जाता है। तो ये सारी जॉब भी आप साइंस स्ट्रीम लेके, ऐसा नहीं कॉमर्स लेके भी आप दे सकते हो, आप आर्ट्स लेके भी दे सकते हो, लेकिन इनमें जो ज्यादा परसेंटेज है वो साइंस के स्टूडेंट्स का ज्यादा है। ये डेटा है मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज का रिगार्डिंग द यूपीएससी। ये 2019 का डेटा है। 2019 में किसी स्ट्रीम से कितने लोग सेलेक्ट हुए और इंटरव्यू में कितने लोग क्वालिफाई हुए। मेडिकल साइंस से 145 लोग थे जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए और उसमें से 47 को रिकमेंड किया गया। इंजीनियरिंग में 1536 लोग, मतलब 1536 लोगों कैंडिडेट्स ने मेंस का एग्जाम क्लियर किया और इंटरव्यू में के लिए क्वालिफाइड हुए। इंटरव्यू में से 637 इंजीनियर्स जो है वो आईएएस और इसी तरह से ह्यूमैनिटीज का स्कोर। इनको जानते हैं आप लोग, मिस नमिता थापर, तो ये भी साइंस ग्रेजुएट है। साइंस के अंदर एक बहुत अच्छी स्ट्रीम होती है जिसको हम लोग साइंस बायो कहते हैं। साइंस बायो के अंदर डॉक्टर बनना ही सब कुछ नहीं। हमारे समाज दिमाग में परसेप्शन है कि हम लोग साइंस बायो लेके सिर्फ डॉक्टर ही बनाते हैं। साइंस बायो लेके बहुत सारे कोर्सेज ऐसे ही आप कर सकते हैं। जैसे एक कोर्स होता है नर्सिंग का। नर्स सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड हम लोगों ने बना रखा है अपने आप को कि नर्स कोई छोटी पोस्ट होती होगी, बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो 4 इयर्स का कोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट टू डॉक्टर, नर्स इज नेक्स्ट टू डॉक्टर। एक छोटा अस्पताल होता है, वहाँ पे नर्स ही होता है। डॉक्टर जिसको हम लोग कंपाउंडर बोलते हैं, सुना है कंपाउंडर आप लोग? तो नर्सिंग का एक कोर्स होता है, 4 साल का एक कोर्स होता है, वो नॉमिनल इसकी फीस है। और अगर आप किसी हॉस्पिटल में ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो तो नर्स की इनिशियल सैलरी जो है वो 70,000 के आसपास से स्टार्ट होती है। 2 स्ट्रीम्स और है जो है बी फार्मेसी और डी फार्मेसी। बी फार्मेसी होता है बैचलर इन फार्मेसी, डी फार्मेसी होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी करके आप मेडिकल की शॉप वगैरह लगा सकते हो, मेडिकल से रिलेटेड छोटा मोटा काम कर सकते हो आप। बी फार्मेसी करने के बाद में बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, जैसे सिप्ला है, कैडिला है, ल्यूपिन है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज में आपको जॉब मिलती है जहाँ पे आप दवाई बनाने का काम करते हो, नई नई दवाएं इन्वेंट करने का काम करते हो। एनी क्वेश्चन? अब तो पूछो, अब तक तो आएगी कोई क्वेश्चन। कॉमर्स का हो गया, मेरा हो गया, किसी के तो कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, सीयूईटी का एग्जाम में बेटा क्या है कि जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मतलब ऐसी काफी सारी जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है जो बहुत बेंचमार्क इंडिया के अंदर, उन यूनिवर्सिटीज में पहले 12th के परसेंटेज के बेसिस पे मेरिट बनती थी और उस मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन होता है। जैसे मान लो सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी करने के लिए 1000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया और वहाँ पे 100 सीट्स हैं, तो उन 1000 में से जो टॉप 100 परसेंटेज वाले बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि आप उन्हीं कॉलेजेस के अंदर एडमिशन करने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम लगा दिया जिसको हम सीयूटी का एग्जाम। सीयूटी का एग्जाम बहुत टफ नहीं है। जो 11th क्लास और 12th क्लास में आपने किसी भी स्ट्रीम में, आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, आपने जो 11th 12th के अंदर पढ़ाई करी है उसी चीज को थोड़ा ढंग से पढ़ के उस एग्जाम को आपको देना होता है, फिर आप यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकते हैं। मतलब आप डायरेक्ट एडमिशन आपका परसेंटेज बेसिस पे नहीं हो सकता। ये सीयूटी। एनीवन? सर साइंस लेके कंप्यूटर करना चाहिए या फिर कॉमर्स साइंस लेके कंप्यूटर फील्ड में जाना? ये बेटा कंप्यूटर फील्ड तो टेक्नोलॉजी का है। वैसे तो बीसीए आप 11th 12th में कॉमर्स से भी जा सकते हो बीसीए करने के लिए, साइंस लेके भी जा सकते हो, आर्ट्स भी मेरे ख्याल से क्वालिफाइड है बीसीए के लिए। बट क्योंकि सब्जेक्ट बीसीए जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आपको साइंस लेके ही जाना चाहिए, अच्छी बात, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे ज्यादा बनती है। और एनीवन फ्रॉम द गर्ल्स?
यस कृष्णा कोई डाउट नहीं? थैंक यू।